नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने जो है वैदिक सभ्यता का चैप्टर जो है पूरा किया है। आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की, यानी कि उस दौर की जिस दौर में जो है भारत एक महान परिवर्तन के दौर से गुजरा। उस दौर में कई सारे संत संप्रदायों की स्थापना होती है, कई सारे बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना होती है, कई सारे हमें सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। और इस तरह से जो है उन सारे परिवर्तनों के बारे में हम आज बात करेंगे। और जो लोग आए हैं, बनवारी दोसा गुड इवनिंग भाई। अभी तक लाइव बहुत कम है, प्लीज़ लाइव आ जाइए जो जो लोग हैं फटाफट से। पहले आज थोड़ा बारिश वाला माहौल है, लाइव बहुत कम लोग आए हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं फटाफट आड़ोस पड़ोस में मैसेज कर दीजिए कि वो लोग कनेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो आज अपना टॉपिक है वो है महाजनपद काल। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात है आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। कौन से काल की है, यानी ईसा से 600 साल पहले की करीब करीब घटना है। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए जो भी ये लोग लाइव आए हैं, गुजारिश है मेरी आप लोगों से। और कुलदीप मेरी गुड इवनिंग, राकेश भाई गुड इवनिंग, अनिल दत्तरवाल राम राम भाई, और जो है धनजी कुमार गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। लाइक कर दीजिए, 15 लोग जो लाइव है भी प्लीज़ लाइक कर दिए फटाफट, ठीक है। तो सुनिए, इस काल जो है ये दौर जो है भारतीय इतिहास में महान परिवर्तन का दौर है। कैसे हैं? तो इस दौर में जो है कई सारे परिवर्तन हुए, कई क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। हमें कई सारी जो है राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी, राजनीतिक स्थिति में बदलाव आएगा। और किस में आएगा? और हमें जो है आर्थिक क्षेत्र में भी हम जो है क्या देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखेंगे। और क्या देखेंगे इस काल में? इस काल में हम देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या देखेंगे? सांस्कृतिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन आप कह सकते हैं सांस्कृतिक को। और जो है कई सारे धार्मिक परिवर्तन भी होंगे। क्या होंगे? धार्मिक, सांस्कृतिक, यार इसे या आप क्या कह सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन। तो इस टाइप से जो है हमें ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, फिर हम आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, और सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में, फिर धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि मोटे तौर पे ध्यान ये रखना है कि इस पृष्ठभूमि में जो बदलाव होता है उसकी वजह कहीं ना कहीं जो है वो कहाँ देखी जाएगी, उत्तर वैदिक काल के अंदर, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं किस प्रकार उत्तर वैदिक काल में बदलाव हुआ था। तो जो है गौतम वर्मा और राम राम भाई, साहिब सैफी राम राम, और कसीरा जाट जो है राम राम, अमित कुमार और रामदान मीणा, राकेश भाई। टोटल राकेश मीणा भाई जो है जनपद है वो 16 है। पीसीएस, स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट का पीसीएस सारा कवर होगा भाई साहिल सैफी, ठीक है। इतना पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ से पीसीएस कवर नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा। चलिए, तो हम राजनीतिक उठापटक की बात करते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, आपने यदि वैदिक काल ढंग से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, वैदिक काल के अंदर हमने जो है ऋग्वेद में देखा, किसमें देखा? ऋग्वेद में क्या देखा हमने? एक राजनीतिक इकाई देखी, जन, पता है ना। वैदिक काल के अंदर भी ऋग्वेद के या ऋग्वेद काल में हमने क्या देखा? जन। ये कौन सा काल है? ऋग्वेद काल। चलिए, ये जन की बात हो गई। फिर जो है ऋग्वेद काल में हमने जन देखा, फिर जो है हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल। इस काल में यही जनपद जो है यहाँ आके क्या हो जाएगा? जन क्या हो जाएगा? यही जन यहाँ आके क्या हो जाएगा? जनपद। और फिर जो है इस काल में जो है यानी कि महाजनपद काल जिसे हम कहते हैं, इस काल में क्या परिवर्तन होगा? यही जनपद जो है आगे जाके क्या बन जाएगा? महाजनपद काल। यानी कि ऋग्वेद के बाद जो साम्राज्य विस्तारवादी नीतियां चली थी, जिसमें छोटे छोटे जन मिलके जो है बड़े बड़े जनपदों का निर्माण कर रहे थे, अब क्या होगा? यहाँ पे बड़े बड़े जनपद मिलके जो है
किसका निर्माण करेंगे? बड़े बड़े महाजनपदों का। ऐसा क्यों? तो जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो गई होगी, लोहे का आविष्कार हुआ होगा, कृषि का सरप्लस पैदावार हुई होगी, इन सब की वजह से संपन्नता बढ़ी और जो है युद्ध सामग्रियों में जी वृद्धि हुई लोहे का आविष्कार से, तो बड़े बड़े जनपदों को जो है मिला के एक शक्तिशाली शासक बनता था, वो महाजनपद कहलाता था। ठीक है, इन महाजनपदों की संख्या जो है वो है 16। कितनी है? 16। ये हम अभी आगे बात करेंगे, इससे अंदर देखेंगे क्या है। आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है? तो आर्थिक क्षेत्र में दो महान परिवर्तन देखने को मिलेंगे हमें। क्या क्या है देखते जाइए। एक जो है हमें ये देखने को मिलेगा, इसमें जो है व्यापार वाणिज्य फनने फूलने लगेगा। क्या होगा? व्यापार वाणिज्य बड़े पैमाने पे होने लगेगा। और क्या होगा? और जो है आपका, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, प्लीज जितने भी लाइव है लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है ना, क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिएगा फटाफट। अभी आप जितने कनेक्ट है उतने ही लाइक है, मैं चाहता हूं कि 30 तक लाइक पहुंच जाइए। महाजनपद और इनकी संख्या कितनी? 16। ये मैंने यहां वापस लिख दिया। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा? व्यापार वाणिज्य में जो है वृद्धि होगी। जब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी तो बड़े बड़े व्यापारी वर्गों के समूह बनेंगे। क्या बनेंगे? व्यापारी वर्गों के समूह। और उन समूहों को कहा जाएगा श्रेणी। क्या कहा जाएगा? श्रेणी। तो श्रेणियों का क्या होगा? उद्भव होगा, कई सारी श्रेणियों का उद्भव होगा। और क्या हो सकता है? और जो है आपके आर्थिक क्षेत्र में कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? कृषि कार्यों को। और जो है किसका आविष्कार होगा? लोहे का आविष्कार होगा। आविष्कार तो हो चुका था खैर, लेकिन लोहा जो है वृहद पैमाने पर उपयोग में लिया जाएगा इस काल में। तो इस तरह से हमें व्यापारिक काल में देखने को मिलेंगे। दूसरा हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा नगरीय स्वरूप में परिवर्तन। कैसा स्वरूप आ जाएगा यहाँ पे? नगरीय। इसलिए हम जो है इसे भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरी नगरीय क्रांति। तो आपसे पूछें कि भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कब हुई? तो महाजनपद काल में हुई थी। और पहली कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्लीज नए लोग जुड़े वो लाइक कर दीजिएगा। अभिषेक चौहान नमस्कार, आकाश चौहान नमस्कार, RS मेहता नमस्कार, ठीक है, प्रमोद कुमार सबको नमस्कार भाई, विकास कुमार, कालूराम जी नमस्कार भाई। तो लोहे का क्या हो जाएगा? आविष्कार। और फिर यहाँ क्या देखने को मिले? नगरीय स्वरूप। ये सब इतना कैसे हुआ व्यापार वाणिज्य? तो इसका मोटे तौर पे दो ही चीजें इसके जो है कारण रहे होंगे, वो है कृषि और लोहा। ठीक है, जब कृषि सरप्लस होगी, अधिक होगा, तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? व्यापार वाणिज्य होगा, श्रेणियों का उद्भव हो जाएगा। नगर, बड़े बड़े सेठ लोग जो सेठ बन जाते हैं, नगरों में जो है बड़े बड़े व्यापारी वर्ग या व्यापारी समूह बन जाते हैं। और फिर जो है वो क्या पैसे क्या बने होंगे? बड़े बड़े नगरों का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। इसके अलावा भी है कि पहले व्यापार वाणिज्य वस्तु विनिमय से होता था, यहाँ जो है मुद्रा का प्रचलन हो जाएगा। दो प्रकार की मुद्रा हमें देखने को मिलेगी, आहत मुद्रा है ना, और पंचमारक। कौन सी है? जिसपे 5 प्रकार के अलग अलग मारक होते थे वो, और ठप्पा दे के इस दबाव से बनाई हुई मुद्राएं जो होती थी वो आहत मुद्राएं कहलाती थी। इन दोनों मुद्राओं का भी प्रचलन देखने को मिलता है। इसकी वजह से ही जो क्या फैला फूला होगा? व्यापार वाणिज्य। तो ये सारे परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक या सामाजिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। तो सांस्कृतिक या सामाजिक परिवर्तनों की बात करूं तो आपके जो है देखते जाओ क्या क्या होता है। ये होगा कि जो है सांस्कृतिक या सामाजिक परिवर्तन में हम ये देखेंगे कि जो है आपके वैदिक संस्कृति जो है ये कैसी हो गई थी? उत्तर वैदिक काली में रूढ़िवादी। तो इस वैदिक संस्कृति का क्या होगा? विरोध होगा। विरोध होने से जो है हम देखेंगे कई सारे नास्तिक संप्रदाय निकलेंगे, जैन, बौद्ध, इन धर्मों का विकास होगा, जो कहीं ना कहीं क्या देंगे? वैदिक धर्म की सत्ता को चुनौती देंगे। जैसे यहाँ व्यापारियों या श्रेणियों का उद्भव हुआ, यानी कि वैश्य वर्ग का। अब आपको पता है कि इस काल में वैश्य वर्ग का उदय होता है, लेकिन जो हमारे वैदिक परंपरा में जो है ब्राह्मण और जो है क्या है? क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है ना। तो इनकी सामाजिक चुनौती देने के लिए, क्योंकि वैश्य और शूद्र जो थे इनका समाज में कोई खास या विशेष स्थान नहीं था, तो इन्होंने इनको चुनौती देने के लिए जो है व्यापारियों ने और जो है आपके जो है किसके व्यापारियों ने और जो है शूद्रों ने किसको प्रश्रय दिया?
तो शूद्र और जो है व्यापारी वर्ग या वैश्य वर्ग है, ये किसको ज़्यादा समर्थन देंगे? जैन और बौद्ध धर्म को। यानी जो नए धर्म बन रहे हैं उनमें उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनती थी, उस धर्म को वो ज्वाइन करते थे, क्योंकि ये दोनों जात पात पे आधारित थे नहीं, किसी भी जाति का अपना धर्म ग्रहण कर सकता है, छुआछूत वगैरह भेदभाव नहीं था इन धर्मों में। तो इसलिए जो है यहाँ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही। दूसरी क्या थी कि आपने देखा होगा कि यहाँ उत्तर वैदिक काल में वैदिक परंपराओं में यज्ञ या कर्मकांडीय व्यवस्थाएं जो थी वो ज़्यादा कठोर हो गई थी। जब ये व्यवस्थाएं कठोर हुई तो पशु बलि ज़्यादा दी जाने लगी। अब उस काल में चूंकि कृषि का आविष्कार हो चुका था और शासक लोगों का कर या आय का मुख्य स्रोत क्या होगा? कृषि होगा, है कि नहीं? तो उन लोगों ने क्या किया कि वैदिक परंपराओं में जो बेल की बलि दी जाती थी उस बलि का राजाओं ने विरोध किया। तो राजाओं ने विरोध किया तो राजा क्या करेंगे? स्वाभाविक है, बौद्ध या जैन धर्म को क्या देंगे? संरक्षण देंगे। तो राजकीय संरक्षण मिलने लगा इन लोगों को। क्या मिलने लगा? राजकीय संरक्षण। कौन से धर्म को? बौद्ध या जैन धर्म को। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से होती है, यानी कि वैदिक धर्म या समाज में क्या आना शुरू हो जाएगा? परिवर्तन। जाति व्यवस्था यहाँ थी जो बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी, तो इस सब चीजों को जो है विरोध के प्रति स्वरूप जो है हमें कई सारी चीज देखने को मिलती। तो समाज में भी क्या आना शुरू हो गया था? परिवर्तन आना शुरू हो गया था। फिर जो है धार्मिक रूप से देखें तो धार्मिक रूप से वही सेम चीज, दो चीजें उद्भव में आ जाती है वापस। कौन सी? जैन और बौद्ध धर्म या कई सारे के नास्तिक धर्म। धार्मिक भी परिवर्तन होते हैं, वो जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ जैन एवं बौद्ध धर्म का जो है इस समय में उद्भव होगा। कहा जाता है कि इस समय भारत में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व करीब करीब 66 संप्रदाय जो अस्तित्व में थे, उसमें कई सारे हैं। हम देखेंगे चारवाक वाला सिद्धांत जो है, और आपका जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, मखलीपुत गोसाल का आजीवक संप्रदाय है जो घोर नियतिवाद होता है, जो नियति में बिलीव करता है। तो इस तरह से कई सारे संप्रदायों का भी इस समय क्या होगा? उद्भव होगा। उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक जो है हम देखेंगे राजनीतिक उठापटक में जो है महाजनपद, और महाजनपदों के पैरेलल आगे आगे इस महाजनपदों के बाद आपको पता होगा 16 में से एक बहुत ही प्रमुख महाजनपद होगा, वो होगा मगध। ठीक है, इसी मगध का हम आगे जाके उत्थान भी देखेंगे। इसी मगध के उत्थान के बाद जो है बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार होगा जिसमें आपका मौर्य काल तक चलेगा, और उसके पैरेलल जो है भारत में क्या होने शुरू हो जाएंगे? विदेशी आक्रमण, जिसमें हम हखामनी वंश या फारसी आक्रमण देखेंगे। तो विदेशी आक्रमण भी भारत में शुरू हो जाएंगे, ईरान से होंगे वो। तो इस तरह से वो सारा अपन आगे कंटिन्यू देखते रहेंगे, आगे आगे जो भी होगा। तो फिलहाल अपन को ध्यान फोकस करना वो क्या है? आपका 16 महाजन। प्लीज़ आप जितने अभी कनेक्ट थे वो सारे एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब वापस कम हो गए, अभी 25-26 थे। ठीक है ना, ऐसे कमी मत रखिएगा, आपका स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। भाई पाठशाला गुड इवनिंग जो भी है, और ऋषिपाल जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चल रहे हैं, अब देखेंगे हम महाजनपद। इन महाजनपदों की संख्या है वो है 16। कितनी संख्या है? 16। दो ग्रंथ मिलते हैं हमें। ठीक है, एक तो है जैन ग्रंथ और एक है बौद्ध ग्रंथ। देखते जाना। जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र जो है महावीर की जीवनी है। क्या है? महावीर की जीवनी। ये जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, ये क्या है? महावीर की जीवनी है। इसमें हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। और जो है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और बुद्ध के बारे में जो है वो है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इस बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें कितने महाजनपदों का जिक्र मिलता है? 16 का जिक्र मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। इन 16 महाजनपदों के अंदर जो है दो तरह की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, कुछ जगह हमें जो है राजतंत्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? राजतंत्र। और कुछ जगह हमें जो है
गणतंत्र देखने को मिलेगा, या क्या मिलेंगे, कई सारे गणराज्य। क्या मिलेंगे, गणराज्य। भाई लाइक कर दीजिएगा, दिख रहा है ना सबको? हाँ, कुलदीप मेरी ब्लैक से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो राजतंत्र होंगे इनकी संख्या है टोटल 14। कितनी है, 14, जहां पे राजतंत्र शासन था। और गणतंत्र की बात करें यदि, तो गणतंत्र की संख्या है वो है 2। कितनी है, 2। 2 क्या होंगे, गणराज्य। क्या होंगे, गणराज्य। ये दोनों गणराज्य जो है, इनमें जो है एक में होंगे 2 गणराज्य, एक में होंगे 8 गणराज्य। एक में कितने होंगे, 2 गणराज्य। ये संघ है एक्चुअल में, गणराज्य संघ, ठीक है ना। जो ये गणराज्य संघ है, एक में तो 2 गणराज्य होंगे, एक में कितने गणराज्य होंगे, 8 गणराज्य होंगे। कितने होंगे, 8। तो इस टाइप से जो है आपको ध्यान में रखना है, सारों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है गणराज्य है और उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो अपन अब शुरू करते हैं, वो करेंगे जो है वो देखेंगे अपन सारे के सारे महाजनपद और उनकी राजधानियां, फिर उनमें इंपॉर्टेंस क्या है वो सारी बात करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी है। अब तो वर्ड बड़ा है, बड़ा दिख रहा है ना सबको भाई? चलिए ठीक है, देखिए आगे, देखिए क्या है अब इसमें। अपन देख रहे हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। क्या देख रहे हैं, महाजनपद और उनकी राजधानी। ठीक है, अब देखिए पहला, ठीक है, पहला है आपका काशी। कौन सा है, काशी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है, काशी की राजधानी जो है वाराणसी। कौन सी है, वाराणसी। इसी को आप वर्तमान में बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं, बनारस कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरी वत्स, ठीक है, इसकी क्या होगी, कौशाम्बी। ठीक है, तीसरी जो है चेदी, इसकी क्या होगी, शुक्तिमती, या कई जगह लिखा होगा सोथी। ठीक है, चौथी जो है वो है कंबोज। क्या है, कंबोज। और इसकी राजधानी होगी हाटक। कई जगह लिखा होगा लाजपुर, कई जगह होगा राजपुर, है ना, कई बुक्स में राजपुर भी है। तो ये ध्यान रखना, एक ही नाम है ये, हाटक। कंबोज की राजधानी है हाटक, लाजपुर या राजपुर। ठीक है ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा जो भी है। अच्छा, और क्या है आगे देखिए, इसके बाद जो है वो है आपका गांधार। ठीक है, और इसकी राजधानी है वो है तक्षशिला। क्या है इसकी राजधानी, तक्षशिला। छठे पे देखते हैं अपन, वो है मत्स्य, और इसकी राजधानी है वो है विराट, विराट नगर। कई जगह होगा बैराट। ठीक है, और क्या है, और है आपका शूरसेन, शूरसेन। इसकी राजधानी है मथुरा। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, वापस इधर क्या लिखूंगा, महाजनपद, और इधर क्या लिख दूंगा, राजधानी। ये शूरसेन तक दिख रहा है ना सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, दिख रहा है।
लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, जितने भी लोग नए कनेक्ट है लाइक कर दीजिएगा। राहुल सैनी गुड इवनिंग, महेश कुमार गुड इवनिंग। अब देखिए ये सूरसेन हो गया, अब है कुरु, ठीक है। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में जिसे अपन दिल्ली कहते हैं, ठीक है। पांचाल, ये 8 और ये पांचाल 9, पांचाल की 2 राजधानियां। कितनी राजधानियां पांचाल की? 2। उत्तरी पांचाल की राजधानी होगी वो होगी आपकी अहिछत्रपुर, क्या होगी? अहिछत्रपुर। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो होगी वो होगी कांपिल्य, क्या होगी? कांपिल्य। दिख रहा है ना भाई? मोहम्मद असलम हुसैन, मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, बात भी मेरे सर से हुई थी। आपका ऐसा है, यूट्यूब ज्वाइन करने की जो सदस्यता होती है वो यूट्यूब खुद देता है, हमारे हाथ में वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भी कोई समस्या होगी तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए रहते हैं, मैसेज पिंड मैसेज आता है उस पर, और वहाँ पे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी बता देता हूँ कि यहाँ जो है यूट्यूब की सदस्यता लेने के लिए आपको यूट्यूब ही देगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। मेंबरशिप जो आपको बनानी है वो, उसमें आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो भी होगा वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से होगा, और उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम आपको जो है पेड कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जो है पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर और कांपिल्य। इसमें सब सर्वश्रेष्ठ जो आपका महाजनपद है वो पांचाल ही है, जहाँ पे विद्वजन बसते हैं वो, ठीक है। अब 10वां देखते हैं, 10वां देखते हैं तो 10वां है अवंती। कौन सा है? अवंती। अवंती की राजधानी जो होगी वो भी 2 है, कितनी है? 2। उत्तरी अवंती की राजधानी है वो है उज्जैनी, यानी उज्जैन, और दक्षिणी राजधानी वो है महिष्मती। तो आपने देखी होगी मूवी बाहुबली, जिसमें महिष्मती, जय महिष्मती है ना, तो जो है महिष्मती इसकी राजधानी। हालांकि वो काल्पनिक पात्र है, इस महिष्मती से उसका कोई लेना देना नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। गुड इवनिंग सरिता सालिनी। अब 11वां देख लीजिएगा, वो है मल्ल, मल्ल संघ। इसकी भी राजधानियां 2, मल्ल की 2 राजधानियां कौन कौन सी है देखते जाओ। मल्ल की राजधानी जो है पावापुरी और कुशीनारा, कुशीनारा। और 12वीं जो है आपकी वो है आपकी वजी संघ। कौन सा संघ है? वजी संघ। और इसकी राजधानी भी 2 होगी वजी संघ की भी। कौन कौन सी होगी देखते जाओ। वजी संघ में जो है वैशाली, कई जगह लिखा हुआ होगा विदेह, और मिथिला, ठीक है। और 13वीं देख लो आप अस्मक, और इसकी राजधानी होगी वो होगी पोटन, कई जगह पैठन, ये ध्यान रखना। तो कितनी हो गई? काशी, वत्स, चेदी, कंबोज, गांधार, मत्स्य, सूरसेन। और जो है 2-3 देख लो, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, ये आप देख लेना स्क्रीनशॉट करके, जैसे भी देख सकते हो। एक होगा आपका अंग, क्या होगा? अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। तो अंग, चंपा को आप क्या लगाना चाहते हो? अपने अंग लगाना चाहते हो, याद रख लेना ऐसे, ठीक है। ये कितनी हो गई? 14 हो गई। 15 देख लो, 15वीं है आपकी अंग हो गई, चंपा हो गई, कौशाम्बी हो गई, हाँ। और देख लो आपका जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और इसकी राजधानी होगी वो होगी जो है राजगृह। कौन सी होगी? राजगृह। कई जगह लिखा होगा राजगृह के अलावा और भी लिखा होता है आपका जो है गिरिव्रज, क्या होगा? गिरिव्रज, ध्यान रखना। और 16वीं देख लो आपकी जो है श्रावस्ती,
इसकी राजधानी होगी जो है आपकी अयोध्या। अयोध्या, साकेत, इस तरह से जो है इसकी राजधानी होगी। तो ये जो है आपका क्या है, 16 महाजनपद जो है आपको ध्यान में रखने हैं। और कोई है तो अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे, कोई भूल तो नहीं गए हैं अपन। हाँ, ये श्रावस्ती को अपन जो है थोड़ा मिस कर रहे हैं, वो क्या है वो सुन लीजिए। वो कौशल है। क्या है? कौशल। कौशल की राजधानी मिलती है आपको श्रावस्ती। और क्या है, इसी की राजधानी दूसरी मिलेगी अयोध्या। क्या मिलेगी? अयोध्या। अयोध्या का प्राचीन नाम मिलेगा साकेत। पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलेगा साकेत का, कि दुष्ट यवनों ने जो है साकेत पे आक्रमण कर लिया। नगरी, और साकेत नगरी राजस्थान में पड़ती है। चलिए, तो ये 16 आपको याद रखने हैं। तो अपन को 16 कौन कौन से है? काशी, वाराणसी या बनारस एक ही है वो, ठीक है। और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। पाटलिपुत्र राजगृह या गिरिवर्ज, ठीक है, ध्यान रखना। पाटलिपुत्र का, सॉरी, ये मगध है। वैसे पाटलिपुत्र इसका बहुत प्राचीन बाद में नाम पड़ता है, ये मगध है। मूल रूप से क्या है? मगध है। और कौशल की क्या है? श्रावस्ती या अयोध्या। कंबोज की क्या है? हाटक, लाजपुर या और नाम क्या मिलेगा? राजपुर। गांधार की क्या है? तक्षशिला। मत्स्य की क्या है? विराटनगर या बैराट। शूरसेन की क्या है? मथुरा। और कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की कितनी राजधानियां? 2। अहि, छत्रपुर और कांपिल्य। अवंती की कितनी राजधानियां? 2। उज्जैनी और महिष्मती। मलसंग की कितनी राजधानियां? 2। पावापुरी और कुशीनारा। वजी संघ की कितनी है? 2। वैशाली और विदेह, वैशाली या मिथिला। और अस्मक की कौन सी है? पोटन या पैठन। तो इस तरह से हमने देखा कि 16 महाजनपद है टोटल। कितने महाजनपद है? 16। तो आपको ये 16 महाजनपदों के बारे में पता होना चाहिए। प्लीज़ नए लोग कनेक्ट हैं वो लोग जो है लाइक कर दीजिएगा फटाक से। इसका मोहम्मद असलम का निराकरण करूँ थोड़ा, ये मोहम्मद हुसैन ये बोला। चलिए, मोहम्मद असलम हुसैन जो भी है आपको अभी रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखने हैं 16 महाजनपद। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी, वो क्या है सुनते जाना। अपन जो है 2 संघ मैंने आपको बताए, उन संघों की बात कर लेते हैं। हमें जो है 2 संघ देखने को मिलेंगे। कितने संघ है? 2 संघ, ठीक है। 2 संघ कौन कौन से देखते जाओ। एक है आपका मल्ल संघ, मल्ल संघ, ठीक है। इसी के अंदर जो है आपके 2 गणराज्य होंगे मल्ल संघ में, पावापुरी के मल्ल और जो है कुशीनारा के मल्ल। कौन से मल्ल होंगे? पावापुरी के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। मल्ल संघ में कितने गणराज्य है? 2। पावापुरी के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, ठीक है। दूसरा है आपका वजी संघ। कौन सा है? वजी संघ। वजी संघ। वजी संघ में जो है हमें कई सारे गणराज्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वजी संघ गणराज्य देख लीजिए। पहला कौन सा है? पिपली वन के मौर्य
याद करते जाना यहाँ से वजी संघ के गणराज्य। शुमशुमार गिरी के मग, अलकप के बुली, केशपूत के काला, रामग्राम के कोलिए, कपिल वस्तु के शाक्य, और वैशाली के लिच्छवी। कहाँ के? वैशाली के लिच्छवी। और जो है आप कौन सा रहेगा, एक कोई और रह जाएगा। और जो है आपके मिथिला के विदेह, कौन से? मिथिला के विदेह। दिख रहा है ना? ठीक। अब देखिए, हमने बात की थी कि यहाँ जो है महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, राजतंत्रात्मक में हमने बात की कि 14 प्रकार के राजतंत्र थे। ठीक है, और जो है कुछ जो है हमें गणराज्य संघ देखने को मिलते हैं। तो संघ कौन से थे? मल्ल संघ, पावापुरी के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, दो तो मल्ल संघ में हो गए। कितने गणराज्य मल्ल संघ में? 2 गणराज्य। मल्ल संघ में कितने गणराज्य हैं? मल्ल संघ में 2 गणराज्य। मल्ल संघ में कितने गणराज्य? 2। फिर मैंने बात की वजी संघ की, तो वजी संघ में जो है पीपली वन के मौर्य, शुमशुमार गिरी के मग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कपिल वस्तु के साके, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। टोटल कितने हो गए? गिन लो। 8 होंगे ये। तो जो है टोटल कितने हुई यहाँ वजी संघ में? 8 गणराज्य। वजी संघ में कितने गणराज्य है? 8 गणराज्य। कितने गणराज्य है? 8। अब मैं यदि इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कितने गणराज्य है? 10 गणराज्य क्या है कुल? 10 गणराज्य क्या है कुल? ठीक है, क्लियर है सबको भाई? भाई सुजीत चौहान, यहाँ ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ये जो है स्टेट पीसीएस, चाहे वो राजस्थान में आरएस का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश में जो है एमपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी में यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, झारखंड में झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, बिहार में बिहार पीसीएस हो, इसके अलावा फिर आप चाहे कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई पटवार या कानून का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबका यहाँ कॉमन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। बस ये ध्यान रखना कि जो है लेवल थोड़ा हाई है, अप से हाई लेवल चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। बस आपके यहाँ सिंपल एसएससी रेलवे कर रहा है, उसमें सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और जो स्टेट पीसीएस वगैरह के कर रहे हैं उनके लिए थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उनको यहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एसएससी रेलवे करेगा उसके ये टॉपिक नहीं आएगा, इसके पीछे वाला आएगा, जो पीछे अपने पढ़ा महाजनपद और उनकी राजधानियाँ क्या है, उसमें सीधी सीधी महाजनपद और उसकी राजधानी पूछ लेंगे आपसे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि ये जो है पूरा संघ का खाका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जो भी लाइव आए हुए अभी नए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूं, आगे और देखते हैं इसमें और क्या क्या है।
ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इन महाजनपदों की, जिसकी मैंने संख्या बताई 16, इसमें से जो है अस्मक एकमात्र ऐसा, अस्मक जो था, अस्मक एकमात्र जो है दक्षिण भारत में स्थित गणराज्य अपने महाजनपद है। अस्मक क्या है? एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद है। वर्तमान आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र में अस्मक था और यह गोदावरी नदी के किनारे था। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे था। यह ध्यान रखना है। यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछते हैं निम्न महाजनपदों में से जो है कौन सा महाजनपद है वो दक्षिण भारत में स्थित था, तो कौन सा था? अस्मक। ठीक है। और क्या है? राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में केवल एकमात्र महाजनपद है। कहाँ पे? राजस्थान में, और वो है मत्स्य, जो जयपुर अलवर वाले क्षेत्र में। ठीक है, मत्स्य महाजनपद। ठीक है। वर्तमान वाले पाकिस्तान में आपको पूछे कितने हैं, तो वर्तमान पाकिस्तान में 2 है, कंबोज और गांधार। ये वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं? पाक में, अपने यहाँ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से जो हम देखेंगे कि जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, ये जनपद, इनकी विशेषताएं है, यूनिक चीज़ें हैं। और क्या है? और हम देखेंगे जो है सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा है? जनपद क्या? महाजनपद। तो जो है मगध सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। मगध महाजनपद क्या होगा? सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या है? महाजनपद काल है। कौन सा काल है? महाजनपद। तो अब जो है आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपन चलते हैं आगे, देखते हैं मगध का उत्थान, और उसमें हम देखेंगे कि जो है क्या होता है। तो ये जो मैंने कहा कि सर्वाधिक शक्तिशाली होता है वो कौन सा होता है? मगध महाजनपद होता है। तो मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ था उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना। मगध में एक खाका देख लो पहले। आज हालांकि इतना ही लेक्चर होगा, मगध का खाका बता दूंगा आपको कि कौन कौन से वंश थे, उनको फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज आपकी मैराथन क्लास है। 10 बजे से आप लोगों को लाइव रहना है, जिसमें मैंने प्रीवियस जितने भी टॉपिक कराए हैं उन सब की मैं प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं आपके सामने। सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, बाकायदा हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बहुत ही विस्तृत ढंग से आपको बताएंगे। और उसमें आपकी एग्जाम में क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। और केवल यहाँ राजस्थान स्टेट के नहीं, इवन यूपी स्टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मध्य प्रदेश में पूछे हुए हैं, बिहार पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है रेलवे एसएससी में हल्के क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत हिस्ट्री से, वो भी पूछे हुए हैं। तो वो सारों क्वेश्चनों का जो है एक जो है मैं पूरा आपके सामने बना के लाया हूँ बंडल, और वो बंडल यहाँ परोसा जाएगा आपके सामने इसी बोर्ड पे ठीक 10 बजे। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप जो है उस समय क्या रहना, लाइव रहना। तो फिलहाल अपन देखते हैं मगध का उत्कर्ष या उत्थान। तो सिर्फ मैं आपको आज खाका ही समझाऊंगा, तो 5 मिनट का और है, देखते जाइए क्या क्या हुआ था इसमें। मगध का उत्थान। जैसा कि अपन ने 16 महाजनपद पढ़े, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। तो मगध जो है अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत आस पड़ोस के समस्त महाजनपदों को अपने अधिकार में कर लेगा, अपने में विलय कर लेगा, और एक बहुत बड़ा जो है आगे जाके एकीकृत भारत का सपना साकार होगा, वो होगा जाके मौर्य काल में। तो मगध का विस्तार यहाँ से शुरू होगा और जो है मौर्य काल तक जाके जो है एक छत्र राज होगा, अफगानिस्तान से लेके इवन बंगाल तक। ठीक है, यानी कि अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण क्षेत्र में जो मौर्य काल में भारत एक होगा। भारत को एक सूत्र रूप में पिरोने में जो है सर्वाधिक का पहला
जो है साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था, ध्यान रखना चीज़ का। जो भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण आपके जो है अंग्रेज नहीं कर सके, अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना पड़ा था, उसी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण जो है मौर्यों ने बहुत पहले कर लिया था। इवन उसमें अफगानिस्तान भी जो मौर्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र था, ध्यान रखना। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। तो जो है जो भी नए जुड़े हुए प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, इसे फटाक से लाइक कर लीजिएगा। चलिए, मगध का उत्थान। तो मगध में सबसे पहला वंश जो होगा वो होगा हर्यक वंश। कौन सा वंश होगा? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश में जो है आपको कई सारे शासक देखने को मिलेंगे। एक जो है होगा वो होगा बिंबिसार। कौन सा होगा? बिंबिसार। ठीक है, और बिंबिसार के बाद अगला होगा वो होगा अजातशत्रु। कौन सा होगा? अजातशत्रु। ठीक है, फिर जो है उसके बाद जो होगा वो होगा उदयन, जिसने पाटलिपुत्र बसाया, कुसुमपुरा नाम की जगह थी। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखने। इस हर्यक के बाद आएगा वो आएगा भारत में जो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। इस वंश का प्रसिद्ध शासक होगा कालाशोक, सॉरी शिशुनाग खुद होगा। इसके बाद जो होगा वो होगा कालाशोक। ये दोनों हमें पढ़ने हैं। इसके बाद भारत में जो वंश आएगा उस वंश को कहते हैं नंद वंश। ठीक है, नंद वंश में हम देखेंगे महापद्म नंद। किसको देखेंगे? महापद्म नंद दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे घनानंद। किसको देखेंगे? घनानंद। ये जो घनानंद है इसी के समय जो ये घनानंद है ना, ये घनानंद, इसका जो है पराजित करके, इसको क्या करके? पराजित करके जो है भारत में एक नया वंश बनेगा। इसके बाद वाला उसका नाम होगा मौर्य वंश। कौन सा होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश में जो है हम तीन चार तरह के शासक देखेंगे। एक चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर जो है बिंदुसार देखेंगे, और फिर हम अशोक महान देखेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अशोक महान के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सारा देखेंगे। ये करीब करीब जो है आपके जो है वंश शुरू होगा हर्यक वंश, वो होगा आपका जो है फिक्स तो नहीं है पर फिर भी 545 से लेके शुरू होगा और आपका चलेगा वो चलेगा आपके जो है 412 तक। 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक ये वंश चलेगा, इन तीनों तक होगा। ठीक है, 412 से शुरू होके और आपके जो है चलेगा वो चलेगा ये शिशुनाग वंश जो है ये 412 बीसी से शुरू होके 344 बीसी तक चलेगा। ये ध्यान रखना, 344 बीसी से लेके 344 बीसी से लेके और 322 बीसी तक चलेगा, वो चलेगा आपके कौन सा? आपका नंद वंश। 322 बीसी में जो है नींव पड़ जाएगी किसकी? मौर्य वंश की। किसकी पड़ जाएगी? मौर्य वंश की। तो जो है ध्यान रखना, ये कई बार एज इट एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से मगध पर प्रारंभिक शासन या राजवंशों का सही सुमेलन कीजिए या सुमेलित कीजिए, या कह देंगे इनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सीरीज में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा? हर्यक वंश, फिर कौन सा होगा? शिशुनाग वंश, फिर कौन सा होगा? नंद वंश, फिर कौन सा होगा? मौर्य वंश। कौन सा होगा? मौर्य वंश। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखना है मगध के उत्थान में। कल जो है अपन देखेंगे कि बिंबिसार ने क्या क्या किया, कौन से राज्य या कौन से महाजन पद को अपने में मिलाया, और अजातशत्रु ने क्या किया। ठीक है, ये उदयन ने क्या किया। इसी काल में आगे जो है इनके समकालीन होंगे सारे शासकों के लमसम जो है बौद्ध या जैन धर्म के संस्थापक, तो उनको भी हम बाद में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी पूर्व के धर्म सुधार आंदोलनों में देखेंगे, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार बुद्ध और जो है महावीर ने जैन या बौद्ध धर्म की जो है क्या किया था, प्रचार प्रसार, और किस तरह स्थापना हुई थी। तो इतना जो है कल देखेंगे। अब जो भी लोग लाइव है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फटाफट एक बार,
और आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलते हैं अपन इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल पे। और प्लीज़ आज शाम को ठीक 10 बजे आप तैयार रहिएगा। आपके सामने मैं जो है प्रश्नोत्तरी ले रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा और चैप्टरों का रिवीजन भी हो जाएगा। जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन। धन्यवाद दोस्तों।